सुनहरी मुर्गी और चालाक लोमड़ी। एक बार एक सुनहरी मुर्गी को रोटी का एक टुकड़ा मिला। इसे वह अपनी चोंच में रखकर अकेले खाने के लिए एक पेड़ पर जा बैठी। तभी अचानक वहां एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने सुनहरी मुर्गी की चोंच में रोटी का टुकड़ा देखा। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। उसने मुर्गी से कहा, आपकी आवाज बहुत ही अच्छी और प्यारी है, क्या आप मुझे गीत गा कर सुनाएंगी? मूर्ख मुर्गी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई और गाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर भाग गई और बेचारी मुर्गी को मूर्ख बना गई। इसलिए हमें अपनी तारीफ पर कभी खुश नहीं होना चाहिए और हर एक काम सोच समझकर ही करना चाहिए। बहादुर गाय की ईमानदारी। एक बार की बात है, नदी के किनारे जंगल में एक पुरानी झोपड़ी में एक गाय अपने बछड़े के साथ रहती थी। गाय हर रोज पास के जंगल में चरने जाती थी, साथ ही शाम ढलने तक वापस अपने घर में आ जाती थी। इस तरह गाय खुशी खुशी अपने बछड़े के साथ उस झोपड़ी में रहा करती थी। एक दिन गाय जंगल में घास चर रही थी। तभी उसने अपनी तरफ एक शेर को आता हुआ देखी। शेर गाय के पास पहुंचा। वह गाय को बुरी तरह से खाना चाहता था। शेर को देखकर गाय डर गई। तब गाय सोची कि अगर यह शेर मुझे खा गया तो मेरे बछड़े की देखभाल कौन करेगा। यह सोचकर गाय का दिल दहल गया। गाय ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और शेर के करीब जाकर अनुरोध किया, हे शेर, मेरे घर पर एक बछड़ा है। वह एक नवजात शिशु है और वह नहीं जानता कि खुद कैसे खाना खाया जाता है। साथ ही वो अपनी देखभाल भी नहीं कर सकता। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं घर जाकर उसे दूध पिलाऊंगी और बताऊंगी कि मेरे नहीं रहने पर उसे अपनी देखभाल कैसे करनी है। उसको सब सिखाने के बाद मैं निश्चित रूप से आपके पास वापस आ जाऊंगी, तब आप मुझे खा लेना। गाय की ये अनुरोध सुनकर शेर पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने सोचा, मुझे देखते ही कोई जानवर मेरे सामने भी खड़ा नहीं हो सकता और ये गाय मुझसे ईमानदारी से विनती कर रही है। यह अपनी जान से नहीं डर रही बल्कि अपने बछड़े के बारे में सोच रही है। निश्चित ही इसके अनुरोध सच्चे और सही है। फिर ऐसा सोचकर शेर ने कहा, हे गाय, ठीक है, आप घर जाओ और अपने बछड़े को दूध पिलाओ और फिर वापस आ जाना। लेकिन हाँ, देर मत करना, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शेर की यह बातें सुनकर गाय बहुत प्रसन्न हो गई। उसने शेर को अपने बछड़े के लिए घर जाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद किया। वह वापस अपने झोपड़ी में आई और अपने बछड़े को प्यार किया और उसे सहलाया। फिर गाय ने अपने बछड़े को यह समझाया कि उसे माँ के नहीं रहने पर भी किस तरह एक अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार करना है। गाय ने यह भी बताया कि किस तरह परेशानियों में हिम्मत से काम लेना चाहिए और हर समय केवल सच बोलना चाहिए। इतना कहकर गाय अपने बछड़े को आखिरी बार प्यार किया और फिर से शेर के पास लौटने लगी। इस बीच शेर ने सोचा कि अब गाय वापस नहीं आएगी। उसने सोचा कि शेर का भोजन बनने के लिए अपने आप कौन लौटना चाहेगा, लेकिन फिर भी उसने केवल अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए गाय का इंतजार करने लगा। तभी अपने वादे के अनुसार गाय शेर के पास लौट आई। गाय को सामने देख शेर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शेर बड़ी ही दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा कि क्या गाय को खाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। फिर शेर ने निर्णय लिया कि एक ईमानदार गाय को इस तरह खाने से मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। मुझे इस गाय को जाने देना चाहिए। फिर शेर दृढ़ता पूर्वक गाय से कहा, हे गाय, मैं तुम्हारी ईमानदारी की सराहना करता हूँ।
मैंने तुम्हें अब नहीं खाने का मन बना लिया है। कृपया आप जाओ और अपने बछड़े की देखभाल करो और उसके साथ हमेशा खुशी से रहो। शेर की ये बातें सुनकर गाय पूरी तरह हैरान हो गई। उसने पूरे दिल से शेर को धन्यवाद दिया और अपने घर में लौट आई और अपने बछड़े के साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगी। इस तरह गाय ईमानदारी और अपनी वादे पर कायम रहते हुए क्रूर शेर का दिल जीत लिया। इसलिए दोस्तों, जब हम ईमानदार होंगे तो जीवन में परिस्थितियां भी हमारे ही पक्ष में होंगी। मुर्गे की बुद्धिमानी। एक जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहती थी। एक बार भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसने एक मुर्गे को पेड़ की ऊंची डाल पर बैठे हुए देखा। लोमड़ी मन ही मन बोली, मेरे लिए तो यह बहुत बढ़िया भोजन हो सकता है। पर लोमड़ी के लिए मुश्किल यह थी कि वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी। उसने सोचा कि किसी तरह मुर्गा नीचे उतर आए तो मजा आ जाएगा। इसलिए लोमड़ी पेड़ के नीचे गई और उसने मुर्गे से कहा, मुर्गा भाई, आपके लिए एक खुशखबरी है। मुर्गा बोला, क्या खुशखबरी है लोमड़ी बहन? लोमड़ी बोली, स्वर्ग से अभी अभी आदेश आया है कि अब से सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहेंगे। अब वे कभी भी एक दूसरे को नहीं मारेंगे। लोमड़ियां भी अब मुर्गे मुर्गियों को नहीं खाएंगी। इसलिए तुम्हें अब मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आप नीचे आ जाओ और हम लोग बैठकर आपस में बातें करेंगे। मुर्गे ने कहा, वाह भाई वाह, यह तो आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है। वो देखिए, आपका एक दोस्त भी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लोमड़ी आश्चर्य से पूछी, मेरे कौन से दोस्त आ रहे हैं? मुर्गे ने मजे लेते हुए कहा, वही खतरनाक बाघ। बाघ का नाम सुनते ही लोमड़ी भय से कांपने लगी। उसने भागने के लिए जोर की छलांग लगाई। मुर्गे ने कहा, तुम उनसे क्यों घबरा रही हो? अब तो हम लोग आपस में दोस्त बन गए हैं ना। लोमड़ी ने कहा, हाँ, यह बात तो है, पर इस बाघ को शायद अभी इस बात का पता नहीं होगा। यह कहकर लोमड़ी बाघ के डर से सरपट भाग खड़ी हुई। इसलिए बच्चों, धूर्त की बातों पर आंख मूंद कर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हाथी की यारी। एक जंगल में एक हाथी किसी मित्र की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसे एक बकरा घास चरता हुआ दिखाई दिया। हाथी बोला, बकरा भाई, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? बकरा बोला, आप तो बहुत बड़े हैं और मैं तो काफी छोटा हूँ। फिर आप मेरी तरह छोटे छोटे घास भी तो नहीं खा सकते, तो फिर आपकी मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? कुछ दूर चलने के बाद हाथी की मुलाकात एक गिलहरी से हुई। हाथी ने गिलहरी से कहा, क्या तुम मेरा मित्र बनना पसंद करोगे? गिलहरी बोली, आप तो बहुत बड़े हैं, आप तो मेरे बिल में भी घुस नहीं सकोगे। मेरी आपकी दोस्ती मुमकिन नहीं है। हाथी निराश होकर अब भेड़िया के पास पहुंचा और बोला, भेड़िया भाई, मेरा कोई मित्र नहीं है। तुम अगर मुझे अपना दोस्त बना लो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। भेड़िया बोला, अरे वाह, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तुम इतने बड़े और मैं इतना छोटा, कुछ तो सोचो। यह बेमिल दोस्ती नहीं हो सकती। फिर मेरी तरह शिकार भी तो तुम नहीं कर सकते। जाओ भाई जाओ, अपनी दाल कहीं और गलाओ। अचानक हाथी को एक चूहा दिखाई दिया। उसने उसे रोका और पूछा, चूहा भाई सुनो, क्या तुम मुझे अपना मित्र बनाना पसंद करोगे? देखो, ना मत कहना, मैं बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। बोलो, बनोगे ना तुम मेरा मित्र? चूहा बोला, ना बाबा ना, अपना साइज तो देखो। गलती से यदि मैं तुम्हारे पाँव के नीचे आ गया तो मेरी तो चटनी बन जाएगी। आप जाओ, कोई और घर देख लो। हम सबके मित्र बनने के लिए सचमुच आपका साइज बिल्कुल ही ठीक नहीं है। हाथी मन ही मन बोला, कमाल है भाई, कोई मुझे अपना मित्र ही नहीं बनाना चाहता। खैर, आज तो शाम ढल गई, कल देखता हूँ। अगले
दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सभी जानवर बहुत तेजी से भाग रहे थे। उसने भेड़िया से पूछा, क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों भाग रहे हो? भेड़िया बोला, हाथी दादा, हम सब के पीछे शेर है और वह हम सबको मारकर खा जाना चाहता है, इसलिए सभी जानवर अपनी अपनी जान बचाकर कहीं छुप जाना चाहते हैं। सचमुच शेर तो जानवरों के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया था। तभी हाथी ने शेर से कहा, श्रीमान, क्यों व्यर्थ में इन सब की जान के पीछे पड़े हो? क्या सारे जानवरों को एक ही दिन में मार दोगे? शेर बोला, अरे जाजा, अपना रास्ता देखो, जो मेरा दिल करेगा वही करूँगा, इससे तुझे क्या लेना? हाथी को समझ आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने शेर को जोर से एक लात मारी। तभी शेर के होश ठिकाने आ गए और वह डर कर भाग गया। हाथी ने सबको जब यह खुशखबरी सुनाई तो सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। सभी जानवरों ने हाथी को धन्यवाद दिया और तभी चूहा बोला, आप हम सबके दोस्त बनने के लिए बिल्कुल ही सही आकार के हो। इसलिए कहा गया है कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। साथ ही एक व्यक्ति का आकार उसके नैतिक मूल्यों का निर्धारण नहीं करता है। मुर्गा, चूहा और धूर्त बिल्ली। एक घने जंगल में झाड़ियों के बीच एक मुर्गे का घोंसला था। वहाँ वह बड़े मजे से रहता था। एक दिन वह अपना भोजन और दाना पानी खोजने के चक्कर में पास के गांव में पहुंच गया। अब यहाँ पर उसे बहुत अच्छा दाना पानी मिल रहा था। यहाँ उसके खाने पीने की मौज हो गई और इस खुशी में वह उस दिन घर लौटना भी भूल गया। और उसके बाद तो वह इसी गांव में मजे से रहने लगा। इस तरह मुर्गे की जिंदगी बहुत अच्छी कटने लगी। इधर जंगल में उसका घोंसला खाली था। अचानक एक दिन शाम को एक चूहा उस झाड़ी के पास आया। चूहे ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि यह घोंसला खाली पड़ा है। चूहे को वह घोंसला बेहद पसंद आया और वह अपना पुराना बिल छोड़कर आराम से वहीं रहने लगा, क्योंकि वह घोंसला बड़ा ही आरामदायक था। इधर कुछ दिनों बाद मुर्गा भी नए गांव में खा खा कर मोटा हो चुका था। अब उसे अपने घोंसले की याद सताने लगी, सो उसने फैसला किया कि वह वापस अपने घोंसला में लौट जाएगा। जब मुर्गा एक लंबा सफर तय कर अपने घोंसले के पास आया तो उसने देखा कि घोंसले में एक चूहा आराम से बैठा हुआ है। उसने गुस्से से कहा, चोर कहीं के, मेरे नहीं रहने पर तुम मेरे घर में घुस गए, निकलो मेरे घर से। चूहा शांति से मुर्गे से बोला, ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? यह तो मेरा घर है। तुम तो इसे छोड़कर चले गए थे। और ध्यान से सुनो, यदि कोई कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर चला जाता है तो वह उस पर अपना अधिकार भी गवा देता है। अब ये घर मेरा है, मैंने इसे संवारा और सजाया है। यह बात सुनकर मुर्गा बोला, हम दोनों को बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। चलो किसी ज्ञानी पंडित के पास चलते हैं। वह जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसको घर मिल जाएगा। इसके बाद दोनों ही चूहा और मुर्गा जंगल में एक ज्ञानी की खोज में निकल पड़े। घने जंगल में एक लंबी सफर तय करने के बाद उसी जंगल में कुछ दूरी पर एक तालाब था, जहां तालाब के किनारे एक बड़ी सी बिल्ली बैठी थी। वह कुछ धर्म पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो बिल्ली इन दोनों की जन्मजात शत्रु होती है, लेकिन वहां और कोई दूसरा भी नहीं था, इसलिए चूहा और मुर्गे ने बिल्ली के पास जाना और उससे ही न्याय लेना उचित समझा। सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर उन्होंने अपनी सारी समस्या बताई और फिर चूहे ने कहा, हमने अपनी उलझन बता दी, अब आप ही इसका हल निकालो। जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाएगा और जो झूठा होगा उसे आप खा लेना। दोनों की बात सुनकर बिल्ली बोली, अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? इस दुनिया में हिंसा से बढ़कर कोई पाप नहीं है। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगा, लेकिन जिसकी जीत नहीं होगी उसको खाने की बात है।
तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर बिल्ली बोली, मैं एक बात तुम लोगों के कानों में कहना चाहता हूँ, जरा मेरे करीब तो आओ। मुर्गा और चूहा खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा और इस तरह बिल्ली के बिल्कुल बहुत ही करीब पहुंच गए। बस फिर क्या था, करीब आए मुर्गे को पंजे में पकड़कर और मुंह से चूहे को भी उस चालाक बिल्ली ने दबोच लिया और दोनों का काम तमाम कर दिया। इसलिए बच्चों, अपने शत्रु को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। मुर्गा और चूहा को इसी विश्वास और बेवकूफी के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। जीवन के नैतिक मूल्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नैतिक कथाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक घने जंगल में खतरनाक शेर रहता था। शेर के साथ चील, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके अपना भोजन करता और बचे हुए शिकार से चील, सियार और चीता तीनों अपना पेट भरा करते थे। एक दिन अपने साथियों से बिछड़कर उस जंगल में एक ऊंटनी आ गई। शेर ने कभी ऊंटनी नहीं देखा था। तभी चील ने शेर से कहा, महाराज, ये ऊंटनी है और यह जंगल में नहीं रहती। शायद पास के बस्ती से भटक कर यह यहाँ आ गई होगी। आप इस ऊंटनी का शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। इस तरह चीता और सियार भी चील की बात पर सहमति जताए और दोनों एक साथ बोला, जी महाराज, चील सही कह रहा है। अपने सामने शेर और चील, सियार और चीता की बात सुनकर ऊंटनी पूरी तरह डर गई। तभी तीनों को डांटते हुए शेर ने कहा, नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं इसका शिकार नहीं करूंगा। शेर ऊंटनी के पास गया। तब ऊंटनी ने उसे अपनी सारी बात बताई कि वो किस तरह अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंच गई है। शेर को उस कमजोर ऊंटनी पर दया आ गई और ऊंटनी से कहा कि तुम मेरे मेहमान हो, अब से तुम इसी जंगल में रहोगी। चील, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंटनी को कोसने लगे। ऊंटनी ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगी। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वह तंदुरुस्त हो गई। इस बीच एक दिन शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो गई, जिसमें शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिन तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर चील, चीता व सियार भी कमजोर होने लगे। जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला, तो सियार ने शेर से कहा, महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालात और भी खराब हो सकता है। सियार की इस बात पर शेर ने कहा, मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि अब कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपने साथ साथ तुम तीनों का भी पेट भर सकता हूँ। इतना सुनते ही सियार ने झट से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंटनी को यहाँ लेकर आ सकते हैं, तब आप उसका शिकार कर लीजिएगा। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया और बोला कि वह हमारा मेहमान है, मैं कभी भी उसका शिकार नहीं करूँगा। तब सियार ने शेर से पूछा, महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? सियार की इस बात पर शेर ने कहा, तब तो मैं उसका शिकार कर सकता हूँ और उसे खा भी सकता हूँ। फिर सियार ने चील और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई और तीनों ऊंटनी के पास पहुँच गए। ऊंटनी के पास पहुंचकर सियार बोला, हमारे महाराज बहुत ही कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कितने दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर महाराज मुझे भी खाना चाहे तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर चील, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। इस तरह चारों शेर के पास गए। सबसे पहले चील ने कहा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। चील की इस बात पर सियार बोला, तुम बहुत छोटे हो, तुम भोजन क्या नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला, महाराज, आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा, अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा?
फिर सियार ने खुद को समर्पित कर बोला, महाराज आप मुझे खा जाइए। तब चिल और चीता बोले, तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा? जब तीनों को शेर ने नहीं खाया, तब ऊँटनी ने भी सोचा कि महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। यह सोचकर वह भी बोलने लगी, महाराज आप मुझे अपना भोजन बना लो। ऊँटनी की इस बात को सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊँटनी कुछ समझ पाती, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। इसलिए दोस्तों, हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। खौफनाक बाघ का आतंक। सुंदर वन में सभी जानवर बाघ के आतंक से परेशान थे। बाघ हर दिन एक जानवर को शिकार कर खा जाता था। एक दिन चुन्नू हिरन दौड़ती हुई आई और बल्लू भालू से बोली, आज तो मैं बाल बाल बच गई हूँ, वरना ये बाघ मेरा अंत ही कर दिया होता। न जाने इस बाघ के आतंक से कब जंगल के सभी जानवरों को छुटकारा मिलेगा। तभी बल्लू भालू ने हिरन से बोला, बात तो तुम्हारी सही है। यह खौफनाक बाघ हर दिन जंगल के एक जानवर को मारता जा रहा है और इस तरह एक दिन जंगल के सभी जानवर समाप्त हो जाएंगे, जो कि एक चिंता का विषय है। इस बाघ के आतंक से बचने के लिए हमें कोई न कोई उपाय सोचने होंगे। तभी चुन्नू हिरन बोली, क्यों ना जानवरों की एक सभा बुलाई जाए, जहां हम सभी आपस में बैठकर इस गंभीर विषय का उपाय निकालेंगे कि किस तरह इस खौफनाक बाघ के आतंक से बचा जाए। तभी बल्लू भालू ने हिरन से कहा, ठीक है, आज शाम को जानवरों की एक सभा बुलाई जाए, जहां इस गंभीर विषय पर हम सभी चर्चा करेंगे। तुम अभी से ही जाओ और जो भी जानवर तुम्हें दिखे उसे शाम के समय सभा में आने को कह दो, और मुझे भी जो जानवर मिलेंगे उसे मैं यह सूचना दे दूंगा। इतना कहकर दोनों ही जानवर जंगल के सभी जानवरों को शाम की सभा के जानकारी देने के लिए निकल गए। शाम के समय सभी जानवर सभा स्थल पर एकत्रित हुए, लेकिन खौफनाक बाघ से छुटकारा पाने का उपाय किसी को नहीं सूझ रहा था। तभी बीजू चील ने कहा, क्यों न हम सभी इस जंगल को ही छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाएं। चील के इस सुझाव पर बल्लू भालू ने कहा, नहीं, यह एक सही उपाय नहीं है। दूसरे जंगल में भी यह बाघ पहुंच सकता है, या फिर नए जंगल में भी पहले से ही कोई खौफनाक जानवर रहता हो, इसलिए यह सुझाव उपयुक्त नहीं है। तभी चीकू गिलहरी ने कहा, मुझे एक मौका दिया जाए, मैं इस खौफनाक बाघ से जंगल के सभी जानवरों को छुटकारा दिला सकता हूँ। फिर चीकू गिलहरी ने सभी जानवरों को अपनी योजना बताई। चीकू गिलहरी के इस योजना पर सभी जानवरों ने अपनी सहमति जताई। फिर अगले दिन चीकू गिलहरी उस खौफनाक बाघ के पास गया और बोला, दादा, इस जंगल में एक दूसरा बाघ भी आ चुका है और उसने भी जंगल के जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया है। जब मैंने उसे आपके बारे में बताया, तो वह बोला कि आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते और वह बहुत जल्द आपको मार डालेगा। वो यह भी बोला कि वह आपसे बहुत बलवान है। चीकू गिलहरी के इस बात पर बाघ को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में ही बोला, अभी चलो उस नए बाघ के पास, आज ही मैं उसका काम तमाम कर देता हूँ। तभी चीकू गिलहरी के पीछे पीछे बाघ भी नए बाघ के पास जाने के लिए चल पड़ा। जंगल में ही एक पुराना और काफी गहरा कुआं था। वहां पहुंचकर गिलहरी बोली, दादा, नया बाघ इसी कुएं में रहता है। जब बाघ कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई नजर आई।
जब उसने जोर से दहाड़ा तो उसका परछाई भी दहाड़ा और कुएं से वापस होकर उसका दहाड़ भी उसे सुनाई दिया। गुस्से से आग बबूला हुए बाघ का बुद्धि काम नहीं कर रहा था और वह अपने परछाई को ही नया बाघ समझकर कुएं में छलांग लगा दिया। इस तरह बाघ कुएं से नहीं निकल पाया और पानी में ही डूबकर मर गया। इसलिए दोस्तों, गुस्से में हमारा विवेक काम नहीं करता और हम गलती कर बैठते हैं। अतः हर समस्या का समाधान हमें शांति से ही करना चाहिए। खौफनाक झील। एक बार की बात है, सुंदर वन में एक झील थी जो खौफनाक झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में कालू भालू से हुई। कालू भालू ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। शाम ढलने के बाद दोनों ही वहीं सो गए। दूसरे दिन कालू भालू ने चुन्नू हिरन को एक एक कर जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया। इस तरह जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू गिलहरी बन गया। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह कभी कभी शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उस तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देखा, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको कालू भालू मिला। कालू ने चुन्नू हिरन से पूछा, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? चुन्नू हिरन ने कालू भालू को सारी बात बताई। कालू ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खौफनाक झील है जिसमें शाम के बाद जो भी पानी पीने जाता है कभी वापस नहीं आता। फिर थोड़ी सोचने के बाद कालू ने बोला, लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा था? उसे तो हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है। अगले दिन कालू भालू जंगल के सभी जानवरों के साथ उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर झाड़ियों में छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पूंछ अभी भी दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि वह झाड़ी के पास जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू गिलहरी ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, वह तो सूखी लकड़ी है। सभी जानवरों ने कहा, नहीं, वह तो मगरमच्छ ही है। कालू भालू बोला, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब वह लकड़ी खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक लकड़ी ही हूँ। इससे सभी जानवर सुनिश्चित हो गए कि यह एक मगरमच्छ ही है। चीकू गिलहरी ने मगरमच्छ को कहा, तुम इतना भी नहीं जानते कि लकड़ी बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी सुंदर वन में रहने लगे। इसलिए बच्चों, यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करें तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। महामंत्री की परीक्षा। एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा जितना ही न्यायप्रिय और कुशल था, उतना ही कुशल और प्रजा के लिए प्रेमी उस राज्य का महामंत्री था। राजा बिल्कुल नौजवान और बलवान था, जबकि उसका महामंत्री अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजमहल में बूढ़े महामंत्री ने राजा से कहा, हे राजन, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। राज्य के सभी मालखानों और अन्य जगहों पर मैं एक साथ निगरानी रखने में असमर्थ हो गया हूँ। मैं राज्य की सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन
अब नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी अवस्था अब मुझे और काम करने की इजाजत नहीं देती। इसलिए राजन, मुझे राज्य के इस सेवा से विमुक्त कर दे, ताकि मैं अपना बाकी बचा हुआ जीवन आराम से अपने घर में ही व्यतीत कर सकूं। राजा ने महामंत्री से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपको राज्य के इन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आपकी एक आखिरी जिम्मेवारी बाकी है, जो कि आपने अब तक पूरा नहीं किया है। इसलिए पहले इस राज्य के महामंत्री होने के नाते अपने आखिरी जिम्मेवारी को पूरा करें। इसके बाद आपको महामंत्री पद से छुट्टी मिल जाएगी और आप आराम से अपना बाकी जीवन अपने घर में व्यतीत कर पाएंगे। महामंत्री ने उत्सुकतावश राजा से पूछा, हे राजन, मेरी कौन सी आखिरी जिम्मेवारी बाकी रह गई है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। मैंने आज तक राज्य के हर एक काम को अपनी पूरी जिम्मेवारी और ईमानदारी के साथ निपटाया है। फिर कौन सी आखिरी जिम्मेदारी बाकी रह गई है? राजा बोला, हे महामंत्री महोदय, आप जितने ईमानदार, कर्मठ और जिम्मेवार हैं, इस राज्य के लिए उतने ही ईमानदार, कर्मठ और जिम्मेवार नए महामंत्री की पहचान कर नियुक्त करना आपकी ही जिम्मेवारी है। नए महामंत्री के नियुक्त होते ही आपको राज्य के इस पद से हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। राजा की इस बात को सुनकर महामंत्री ने राजा से 7 दिनों का समय मांगा और बोला, हे राजन, 7 दिनों के अंदर मैं अपने ही जैसा एक महामंत्री इस राज्य को ढूंढूंगा, जिसके खोज के लिए मुझे जाने का आदेश दे। राजा से आदेश लेकर महामंत्री रात के समय राज्य के मुख्य सड़क पर एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख दिया। महामंत्री द्वारा रात में पत्थर रखे जाना किसी ने नहीं देखा था। अगले दिन राज्य के उस मुख्य सड़क से आने जाने में सभी लोगों को बड़ी कठिनाई होने लगी और सभी उस पत्थर के अगल बगल से होकर आने जाने लगे, पर किसी ने भी उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। जहाँ की लोगों ने महामंत्री और राजा को ही भला बुरा कहा कि इस राज्य के राजा और महामंत्री दोनों ही गैर जिम्मेदार हो गए हैं। उन्हें प्रजा के सुख सुविधा का कुछ भी ख्याल नहीं है। वही महामंत्री एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सब कुछ देख रहा था। इस तरह हर रोज शाम को राजा महामंत्री से पूछता, क्या कोई आपके जैसा नौजवान युवक इस राज्य के महामंत्री पद के लिए मिला या नहीं? हर शाम को महामंत्री निराश होकर राजा को जवाब देता, नहीं राजन, अब तक तो कोई नहीं मिला है। राज्य के सभी लोग मतलबी और स्वार्थी ही हैं। इसी तरह 5वें दिन एक नौजवान युवक जो कि पढ़ाई करने के लिए दूसरे राज्य में गया हुआ था, उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने राज्य के मुख्य सड़क पर पड़े हुए उस पत्थर को देखा। पत्थर को देखते ही उस नौजवान युवक ने बोला, हमारे राज्य के लोग कितने आलसी और मतलबी हो गए हैं। राज्य के मुख्य सड़क पर न जाने कब से यह पत्थर पड़ी हुई है, जिससे लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है, लेकिन किसी ने भी इसे किनारे करने का प्रयास नहीं किया है। इतना बोलकर उस युवक ने धक्का लगाते हुए पत्थर को सड़क के किनारे करने का प्रयास करने लगा और फिर बहुत जल्द ही उसने सड़क पर से पत्थर को हटाकर किनारे कर दिया। महामंत्री पेड़ के पीछे छुपकर युवक के इस कार्य को देख रहा था। उसने तुरंत पेड़ की आड़ से बाहर आया और ताली बजाते हुए युवक से बोला, इस राज्य के महामंत्री को मेरा प्रणाम। महामंत्री द्वारा अपने आप को महामंत्री कहे जाने पर युवक पूरी तरह अचंभित हो गया और बोला, हे महामंत्री जी, इस राज्य के महामंत्री तो आप हैं, फिर आप मुझे क्यों महामंत्री कह रहे हैं? तब बूढ़े महामंत्री ने उस युवक को राजा के बीच हुई सभी बातों को बताया और कहा कि मैं राज्य के लोगों का महामंत्री पद के लिए परीक्षा ले रहा था, जिसमें पिछले 4 दिनों से राज्य के इस रास्ते से गुजरे सभी के सभी लोग असफल रहे, लेकिन आपने सफलता प्राप्त की है। मेरे द्वारा ली जाने वाली परीक्षा अब यही समाप्त होती है। आप सीधा अब राजमहल को चलिए और राज्य के महामंत्री का पद संभालिए, क्योंकि आप एक जिम्मेवार, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और लोगों के सेवा करने वाले पुरुष हैं। इतना कहकर बूढ़े महामंत्री ने युवक को राजमहल ले गया और फिर राजा ने उस युवक को राज्य का महामंत्री बना दिया। इसलिए दोस्तों, हम सभी को जीवन में केवल अपने मतलब के ही कार्य नहीं करने चाहिए। हम सभी को जीवन में अपने कार्य के अलावा दूसरों के लिए भी अच्छे सेवा भाव से जन कल्याण के भी कार्य करने चाहिए। इंसान की कीमत।
एक बार अपने पिता के साथ लोहे की दुकान पर काम करने वाले एक बालक ने अचानक अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में एक आदमी की क्या कीमत है? एक छोटे से बच्चे से इतना गंभीर सवाल सुनकर पिता हैरान रह गए। फिर उन्होंने कहा, बेटा, मनुष्य की कीमत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, वह अनमोल है। बालक ने फिर पूछा, क्या सभी इंसान समान रूप से मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं? पिता ने कहा, हाँ मेरे बेटे। बेटे ने बिना परवाह किए फिर से सवाल किया, फिर इस दुनिया में कुछ गरीब और कुछ अमीर क्यों हैं? किसी का सम्मान कम और किसी का अधिक क्यों होता है? सवाल सुनकर पिता ने कुछ देर सोचा और फिर लड़के से स्टोर रूम में पड़ी एक लोहे की रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिता ने पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? बेटा बोला, करीब 30 रुपए। पिता ने कहा, यदि मैं इसकी कई छोटी छोटी कीलें बना दूं, तो इसकी कीमत क्या होगी? बेटे ने कुछ देर सोचा और कहा, फिर इसकी कीमत करीब 300 रुपए तक हो जाएगी। पिताजी ने फिर कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के कई स्प्रिंग बना दूं तो इसकी कीमत क्या होगी? बालक कुछ देर सोचता रहा और फिर बड़े ही उत्साह से बोला, फिर इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। पिता ने उसे समझाया और कहा, इसी तरह एक आदमी का मूल्य इसमें नहीं है कि वह अब क्या है, बल्कि वह खुद को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था और अब वह बहुत ही खुश था।